हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अब हम अपना क्लास 11th का चैप्टर कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने 1 से लेके 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। वहाँ पर हमने ये देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और हम जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये चल रहा है हमारा कि जो प्राइमरी डाटा है उसको कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम 2 मेथड फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। पहला मेथड था आपका डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड नेक्स्ट या फिर वो ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पहले में था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और सेकंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मेथड नंबर जो थर्ड था, उसी थर्ड मेथड को अब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मेथड नंबर थर्ड का जो नाम था वो था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। तो इसका हमने क्वेश्चन बना दिया है, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, ये मेथड कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, मेरिट्स क्या होते हैं एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए, इस मेथड का जो मतलब है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मतलब लोकल जो सोर्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, कैसे? ये एक तरीके से यहाँ पर ये जो मेथड है ये ऐसा है, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, भाई न्यूज़ हमें मिलती रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको अलग अलग जगह पर अपॉइंट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। फिर वो पर्सन अपने अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं और मेन पर्सन को क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। फिर हमें टीवी रेडियो वगैरह पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वही मेथड है ये। अंडर दिस मेथड इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है अपॉइंट्स कर देता है लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे क्या करेगा, मतलब कुछ लोगों को अलग अलग जगह पर क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ऑन वे, और वो अपने अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, और इन्वेस्टिगेटर को वो डाटा क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। अभी इस मेथड को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। सूटेबिलिटी इसकी क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहला है इसमें द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। मतलब जो ये हमें इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैगजीन्स, रेडियो, टीवी वगैरह इनके थ्रू हमें मिलती रहती है। रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड, जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि जो डाटा है वो हमें रेगुलर मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहे, तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार हमें मिलती रहती है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, मतलब इस मेथड को आप कब यूज़ कर पाएंगे, जब जहाँ का एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। क्योंकि हम लार्ज एरिया में अलग अलग जगह पर लोगों को अपॉइंट करके और अपना डाटा क्या करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे। तो लार्ज एरिया में इस मेथड का हम यूज़ कर लेते हैं। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान रहे, जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो वो पर्सन वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे उनको इन्फॉर्मेशन, कहीं पर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ, जैसे मान के चलो कहीं आग लग गई, अब वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोगों की डेथ हो गई, तो ये सब जो होता है डाटा एक्यूरेट नहीं होता है ये, है ना। आपने देखा होगा अलग अलग टीवी चैनल पे क्या होता है, अलग अलग पता चलता है, इस पे इतने बता रहे हैं डेथ, इस पे इतनी। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे तरीके से एक्यूरेसी नहीं होती है। तब इस मेथड का हम यूज़ करेंगे जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अब इस मेथड के क्या क्या मेरिट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। पहला मेरिट है इसका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है कि ये मेथड इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल में हमेशा ध्यान रहे आपको 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। यहाँ पर ये टाइम, मनी, एफर्ट्स तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारी कम लगती है। क्यों? टाइम आने जाने पे नहीं लगता, वो लोग परमानेंट वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं।
ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता आने जाने पे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है वो भेजते जा रहे हैं, एक एक पर्सन से जाके हमें कोई डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये मेथड इकोनॉमिकल होता है। वाइड कवरेज अभी अभी हमने जस्ट देखा कि इस मेथड को वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ का एरिया क्या होगा, वाइड होगा, बड़ा होगा, बड़े एरिया में इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी अभी मैंने आपको बताया, इस मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें जो डाटा है वो रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस मिलता रहे, तो ये इसका एक मेरिट बन जाता है कि जो डाटा है वो हमें कॉन्टिन्यूस मिलता रहता है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है ये सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर दिस सम स्पेशल पर्पज़ इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ये कुछ हमारे स्पेशल पर्पज़ होते हैं जिनके लिए इस मेथड को यूज़ करना भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान के चलो हमें इंडेक्स नंबर के बारे में पता करना है। इंडेक्स नंबर होता है कि जहाँ पर प्राइस कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, कितने डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, किस चीज़ के, एग्रीकल्चर के, लिखा है ना इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। इंडेक्स नंबर का मतलब वही होता है जो चेंजेस को दिखाता है कि 2020 में कितने प्राइस थे शुगर के, अब 23 में कितने हो गए हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको पता है, पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें कहाँ से, टीवी, रेडियो, मैगजीन से बहुत जल्दी पता चलती रहती है ये इन्फॉर्मेशन। तो ये मेथड जो होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इस मेथड के डीमेरिट्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अभी हमने सूटेबिलिटी में देखा था कि इस मेथड को तब यूज़ किया जाता है जब ज़्यादा एक्यूरेसी की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जब ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती तब यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस मेथड में क्या होगा, ओरिजिनलिटी कम होगी, एक्यूरेसी कम होगी, रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जो भी जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो लोगों से आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ सेक्रीफाइस्ड ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। समझ आया? क्योंकि लोगों से यहाँ पे हमारा पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा विद द रिस्पोंडेंट, मतलब जो हमें आंसर देंगे उनसे हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अभी मैंने आपको बताया इस मेथड में क्या होता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता में कमी होती है। क्योंकि आपको अभी बताया अलग अलग टीवी चैनल पे अलग अलग बताया जाएगा, यहाँ इतनी डेथ हुई है, यहाँ इतनी हुई है, तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपने अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं। पर्सनल बाइस भी हो जाता है। भाई हमने एक जगह पर मान के चलो 2 इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किए, कोई कहेगा मेरा ज़्यादा डाटा एक्यूरेट है, कोई कहेगा मेरा, तो इस तरीके से यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, पर्सनल बाइस भी हो जाता है। और अब वही पॉइंट आ गया यहाँ पे, लेस एक्यूरेट। अभी आया था लेस ओरिजिनलिटी, अब लेस एक्यूरेट भी आ गया। डिले इन कलेक्शन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कई बार हमें डाटा मिलने में डिले भी हो जाता है, देरी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर हैं अगर उन्हें आगे से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो हमें भी सेंड, जो मेन है वहाँ पे टीवी चैनल के पास, वहाँ पे भी वो सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कई बार यहाँ पे जो डाटा है उसको मिलने में भी क्या होती है, हमें देरी हो जाती है, क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेथड आपका ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हमारा लास्ट मेथड आ गया है, मेथड नंबर 4। अब जो ये मेथड नंबर 4 है इसको हम देखते हैं, और ये मेथड जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। व्हाट इज़ मीन बाय इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड शेड्यूल, मतलब ये पहले क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसके थ्रू, क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल के थ्रू। कहने का मतलब है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो पहले अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आयर तैयार कर लेगा। क्वेश्चन आयर मतलब एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर लेगा कि हमें लोगों से ये क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। अब उन
क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा उसको पूछने के दो मेथड होते हैं जिनको बोला जाता है मेलिंग मेथड और एक दूसरा होता है न्यूमरेटर मेथड। तो देखिए इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर शेड्यूल क्या है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, प्रिपेयर अ क्वेश्चन आयर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आयर रेडी कर लेगा। देयर आर टू वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आयर। अब ये जो क्वेश्चन आयर है इसके हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं आंसर। तो उसको पूछने के दो तरीके बता दिए, एक है आपका मेलिंग मेथड और दूसरा है आपका न्यूमरेटर मेथड। तो जो मेथड नंबर ये फोर्थ है ये 2 टाइप्स का हो जाता है, मेलिंग एंड न्यूमरेटर। अब एक एक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर पहले जो इन्वेस्टिगेटर था उसने अपने पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आयर रेडी कर लिया। अब उस क्वेश्चन आयर को रेडी करने के बाद उस क्वेश्चन आयर को हम क्या करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे यानी कि जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि जो आंसर देंगे उनके पास उस क्वेश्चन आयर को क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है अंडर दिस मेथड क्वेश्चन आयर आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स वही हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी, ठीक है, उनके पास उस क्वेश्चन आयर को हमने मेल कर दिया और उनके साथ हमने एक लेटर भी अटैच कर दिया, ठीक है, जिसमें हम उस लेटर में उनको एक तरीके से विश्वास दिला रहे हैं कि हमें आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, ठीक है, वो गुप्त रखी जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उस क्वेश्चन आयर को रिसीव करेंगे, उसमें आंसर फिल करेंगे और आंसर फिल करने के बाद वापस इन्वेस्टिगेटर को वो उस क्वेश्चन आयर को भेज देते हैं। तो वो होता है आपका मेलिंग मेथड। अब इस मेथड को कब कब यूज़ करेंगे, मेरिट्स में देखिए द एरिया ऑफ द स्टडी इज़ वेरी वाइड, क्योंकि जब हमें पता है कि एरिया बहुत बड़ा है जहाँ का हमें डाटा कलेक्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है कि हम खुद जाके एक एक पर्सन से डाटा कलेक्ट करें। तो ऐसे केस में हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि हम सभी के पास क्वेश्चन आयर मेल कर देते हैं। और सेकंड, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड, क्योंकि अनएजुकेटेड होंगे तो वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो कैसे होने चाहिए भाई, एजुकेटेड होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला मेरिट है कि ये जो मेथड है इकोनॉमिकल है। भाई इकोनॉमिकल तो है ही है, क्योंकि हमने तो सिर्फ सभी के पास क्वेश्चन आयर मेल कर दिया, हमें खुद नहीं जाना पड़ा, तो इसलिए टाइम, मनी, एफर्ट सब चीज़ों की हमारी सेव हो जाते हैं, हर चीज़ हमें बच जाती है कि टाइम भी नहीं लग रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है, मेहनत भी नहीं लग रही है। ओरिजिनल, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल इसलिए होती है क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन है खुद उसी इंफॉर्मेंट्स के द्वारा दी जा रही है जिसकी वो इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। अभी हमने देखा इसका एक मेरिट ये बन गया कि इस मेथड को वाइड कवरेज एरिया में हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बस सभी को मेल कर दिया। ठीक है, डीमेरिट्स में देखिए क्या आ जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कई बार जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ना दिखाने की वजह से या तो कुछ क्या करेंगे इन्फॉर्मेंट्स, क्वेश्चन आयर भेजेंगे ही नहीं, या फिर कई बार ऐसा होता है जो भेज भी रहे हैं कई बार वो इनकम्प्लीट भेज देते हैं। तो इस तरीके से लोगों के इंटरेस्ट की कमी की वजह से हमें सही तरीके से आंसर नहीं मिल पाते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है वो मेथड फ्लेक्सिबल होता है जहाँ पे हम खुद जाके लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जब हम खुद जाएंगे तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बार हमने जो क्वेश्चन आया प्रिपेयर कर दी वो कर दी, अब तो वो मेल कर दिया हमने, अब उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो ये हम क्वेश्चन आयर भेजते हैं यानी कि जो ये मेथड है, इस मेथड में क्या पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी
कम होती है। क्यों कम है? क्योंकि हम क्वेश्चंस को कम या ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? लिमिटेड यूज़। ये कह रहा है कि इस मेथड को हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड का हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, इसका लिमिटेड यूज़ है। क्यों? क्योंकि इस मेथड का हम जो यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन आयर भेज रहे हैं वो हम तभी भेज पाएंगे जब हमें ये पता हो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं। तो इसका यूज़ जो हो जाता है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ही उसका आंसर दे पाएंगे, अनएजुकेटेड उसको ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना वो फिल कर पाएंगे। तो इसका जो यूज़ हो गया वो लिमिटेड इसलिए हो गया क्योंकि ये मेथड सिर्फ कब यूज़ होगा, जब लोग क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। बाइज्ड हो जाता है। बाइज्ड कब हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जो इन्फॉर्मेंट्स है, अगर वो अपनी राइट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताना चाहता, कुछ गलत भी वो दे देगा तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है अगर उसमें बाइज्ड होगा तो वो जो कंक्लूज़न निकलेगा वो रॉन्ग भी हो सकता है, और कंक्लूज़न रॉन्ग होगा इसीलिए तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, लेस एक्यूरेसी होगी। अभी हमने इसमें मेरिट में भी देख लिया कि ओरिजिनल होगा, वो रीज़न है उसका, ओरिजिनल डाटा इसलिए होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन खुद इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा दी जा रही है। अब आप कहेंगे यहाँ पे लेस एक्यूरेसी क्यों लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर उसमें इन्फॉर्मेंट जो है, अगर उसमें कुछ पर्सनल बायस हुआ, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं बताना चाहता है, तो जो डाटा होगा वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेथड आपका हो जाता है कंप्लीट। अब दूसरा मेथड है उसी का ही, कौन सा, न्यूमरेटर मेथड। न्यूमरेटर्स मेथड का मतलब यहाँ पे वही है, यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन आयर प्रिपेयर कर ली गई है अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए। वहाँ पर उस क्वेश्चन आयर को मेल किया जा रहा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन आयर मेल नहीं की जाएगी। जो न्यूमरेटर होते हैं वो खुद क्या करेंगे, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाएंगे, क्वेश्चन आयर को लेकर एक एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उसके खुद से ही आंसर फिल करेंगे। कौन करेगा ये सारा काम? न्यूमरेटर, यानी कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो खुद जाएगा, लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करेगा और जो क्वेश्चन आयर है उसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। तो वो होता है आपका न्यूमरेटर मेथड। अब ये मेथड कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, इसकी सूटेबिलिटी देखो। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ स्मॉल, क्योंकि आपको पता है कि वाइड एरियाज़ में एक एक लोगों के पास जाना पॉसिबल नहीं है, तो जब एरिया स्मॉल होगा तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि ये कह रहा है कि इस मेथड का यूज़ तभी होगा जब क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे, स्किल्ड होंगे। मतलब हर कोई डाटा जाके कलेक्ट नहीं कर सकता, उसे वहाँ के लोगों का कल्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वही पर्सन जाके अच्छे से डाटा, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो वही पर्सन जाके अच्छे से डाटा कलेक्ट कर पाता है। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड होना ज़रूरी है। The investigators are well versed in the local language and cultural norms. The informants, अभी मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है उसे वहाँ का कल्चर है, लैंग्वेज है, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो लैंग्वेज वो जानता है तो वो वही बोलेंगे। अब इसके मेरिट्स में क्या क्या आ जाएगा भाई? एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो खुद जा कर के डाटा कलेक्ट कर रहा है, एक एक लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है और अपना क्वेश्चन आयर को फिल कर रहा है। और जो न्यूमरेटर है वो भी कैसे हैं? स्पेशलाइज्ड न्यूमरेटर है, इसलिए जो डाटा होगा वो कैसा होगा? एक्यूरेट होगा। ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है लोगों से। वहाँ पे क्या करते थे, अनलाइक इन द केस ऑफ मेलिंग क्वेश्चन आयर, वहाँ तो हमारा लोगों से पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता था, बट देयर इज़ पर्सनल कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इन दिस मेथड। लेकिन इस मेथड में खुद जा रहे हम क्वेश्चन आयर को लेके, तो लोगों से हमारा पर्सनली कांटेक्ट होता है। अकॉर्डिंगली एक्यूरेट एंड राइट आंसर आर ऑब्टेन, इसीलिए हम लोगों से जब खुद मिलते हैं तो हम उसके राइट आंसर
हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए कह रहा है पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इम्पार्शलिटी होती है। इम्पार्शलिटी क्यों बता दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो खुद लेने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए, अभी आप देखना इसके मेरिट्स में आ गया इम्पार्शलिटी और डीमेरिट्स में आ जाएगा पार्शलिटी, वो भी बताऊंगी क्यों। यहाँ पे इम्पार्शियल इसलिए बोल दिया, देर आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे ऑब्टेन, मतलब वो लोगों से जाएंगे, खुद बातचीत करेंगे, तो यहाँ पे कोई एक ही पर्सन जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है और उनका डाटा सीक्रेट भी रख रहा है, तो कोई पार्शलिटी नहीं होगी। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे कि पार्शलिटी क्यों होगी। और कंप्लीटनेस होगी, देखो वहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिल पाते थे, बट यहाँ पर कंप्लीटनेस होगी। क्यों, क्योंकि जब इन्फॉर्मेंट्स के पास खुद न्यूमरेटर जाके डाटा कलेक्ट करेगा तो वो ऑब्वियसली कंप्लीट क्वेश्चन आयर ही फिल करेगा, वो बीच में अधूरी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स। भाई एक्सपेंसिव होगी, वहाँ पे वो नहीं थी, वो इकोनॉमिकल थी, टाइम मनी एफर्ट सभी चीज़ हमारी सेव होती थी, बट यहाँ पर क्या है, ये मेथड एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि एक एक लोगों के पास जाना पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर्स, ये कह रहा है कई बार हमें स्पेशल न्यूमरेटर मिलना पॉसिबल नहीं होता जो अच्छे तरीके से जाके डाटा कलेक्ट कर सके, तो ये भी इसका एक डीमेरिट बन जाता है कि न्यूमरेटर की कमी होने की वजह से हमें राइट आंसर या एक्यूरेट आंसर हमें सही से नहीं मिल पाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है भाई, जब एक एक के पास जाएंगे, पूरी क्वेश्चन आयर को फिल करेंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा ही, बट उसमें ऐसा नहीं लगता था। अब देखिए फोर्थ पॉइंट वही आ गया आपका पार्शियल। पार्शियल भाई इसलिए आ गया, ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेंट्स, अगर वो इन्फॉर्मेशन देने वाले के मन में ही कुछ ऐसा है कि वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेट रखना चाहता है, हमें नहीं बताना चाहता, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखना बहुत, जितने भी हम अभी तक करके आ रहे हैं मेथड का, पार्शियल भी आ जाता है और इम्पार्शलिटी दोनों ही आ जाते हैं, मेरिट्स में भी और डीमेरिट दोनों में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई अब आपका ये चैप्टर में जो ये 4 मेथड्स थे, क्या थे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 4 मेथड्स थे, वो हमने 4 मेथड्स कंप्लीट किए। 2 हमने किए थे फर्स्ट वीडियो में, 2 हमने जस्ट अभी किए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेफिनेशन है यहाँ पर किस चीज़ की, इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं, न्यूमरेटर कौन होते हैं और रिस्पोंडेंट कौन होते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेटर तो एक तरीके से वो होता है जो मेन हेड होता है, जो पूरी प्लानिंग बनाता है, उस प्लानिंग को अप्लाई करता है। ठीक है, वो होता है इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर इज़ अ पर्सन, कौन होता है, हु, जो कि प्लान करता है एंड कंडक्ट भी करता है एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अदर्स, या तो खुद या दूसरों की हेल्प लेके जो भी कोई भी प्लानिंग तैयार करेगा और उसको कंडक्ट करेगा, कैसे उसको करना है। ठीक है, तो वो कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर। न्यूमरेटर कौन होते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डिज़ायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल डाटा। समझ आया, जो भी डाटा कलेक्ट करने वाला होता है वो होता है न्यूमरेटर। ऑफन द न्यूमरेटर्स आर ट्रेंड पर्सनल हायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर फील्ड वर्क। ज़्यादातर ये जो न्यूमरेटर होते हैं ऐसे ही नहीं होते, ये स्पेशल होते हैं, बहुत मतलब एक तरीके से ट्रेंड होते हैं, ये इनको पूरी नॉलेज होती है कि डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। रिस्पोंडेंट का मतलब वो हो गया जो हमें आंसर बताते हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन है, इज़ अ पर्सन हु आंसर्स रिस्पॉन्ड्स टू दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन आयर। जो भी क्वेश्चन आयर में क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें जो बताता है वो कौन होता है, रिस्पोंडेंट होता है। ठीक है भाई, तो अब आपकी 3 डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर। अभी हमने देखा कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक क्वेश्चन आयर रेडी करता है। अब क्वेश्चन आयर तो रेडी करता है, लेकिन एक गुड क्वेश्चन आयर कौन सी होती है, मतलब या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी एक क्वेश्चन आयर रेडी करते हैं तो क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है।
ठीक है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो एक गुड क्वेश्चन आयर होती है वो कैसी होनी चाहिए, या उसको रेडी करते टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है नंबर 1 पॉइंट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि जब हम एक क्वेश्चन आयर रेडी करते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। अब उसको हम चाहे क्वेश्चन आयर को मेल करें, चाहे हम उसको खुद जा कर के लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करें, अगर अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स, कम होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, और जो भी क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें आंसर दे सके। और साथ में ये भी कह रहा है कि जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं मस्ट बी अवॉइडेड, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस का काम खुद न्यूमरेटर को अपने आप करना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस पूछने का जो ऑर्डर है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है जैसे आप कोई एक फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते टाइम सीधा ऐसा नहीं होता कि पहले आपसे एज पूछ ली गई है या आपका एड्रेस पूछ लिया गया या आपका फ़ोन नंबर। सबसे पहले हमेशा कैंडिडेट का नेम होता है, फिर फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, फिर एज होती है, ठीक है, और उसके बाद जेंडर है, ठीक है, मेल है, फीमेल है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है क्वेश्चंस पूछने का ऑर्डर एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। तो इसलिए कह रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस हमें लोगों से नहीं पूछने चाहिए। कैलकुलेशंस, अभी बताया कि कैलकुलेशंस मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, और जो ये कैलकुलेशन का जो काम है ये खुद न्यूमरेटर को करना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस उनसे नहीं पुटअप करने चाहिए। ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है हमें क्वेश्चन आयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिखने चाहिए, पूछने चाहिए जिनका हम वेरिफिकेशन कर सकें, ताकि हमें पता चल सके कि जो ये रिस्पोंडेंट है जो हमें आंसर दे रहा है क्या ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। जैसे आधार कार्ड नंबर वगैरह जो होता है वो पूछ लिया, इस तरीके के। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और साथ में हमें क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी, मतलब एक तरीके से आप लेटर भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन आयर के साथ एक लेटर भेजा जाता है जिसमें हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज़ इस क्वेश्चन आयर को कम्प्लीटली फिल करके आप हमें वापस सेंड कर देना, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको हम ये भी बोल देते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें एक क्वेश्चन आयर रेडी करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12, वो आएगा व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये हम करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स पार्ट 3 में। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिसने अभी तक नहीं देखा है उसको पहले कंप्लीट करें। ये पार्ट 2 आपका हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया। अब जो ये पार्ट 3 आएगा वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा है वो कैसे कलेक्ट होता है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के हम पढ़ चुके हैं, टोटल 4 मेथड्स हैं। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कि जो सेकेंडरी डाटा होता है उसको भी हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।